Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter The Address, written by मार्गा मिनको। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग के घर के लिविंग रूम में बैठी हुई है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उसको लिविंग रूम में बिठाती है क्योंकि मार्गा मिनको दोबारा गई है मिसेस डॉर्लिंग के घर। जब वो देख लेती है कि मिसेस डॉर्लिंग ट्रेन से कहीं जा रही थी रेलवे स्टेशन पे, तो मार्गा मिनको सोचती है कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूं तो शायद मेरा जो पर्पस था यहाँ आने का वो पूरा हो सके। तो मार्गा मिनको दोबारा पहुंचती है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी दरवाज़ा खोलती है और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बताती है कि मेरी मदर जो है वो कहीं गई है किसी काम से और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। तो मार्गा मिनको बोलती है कि आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। और इस तरह से सेकेंड अटेम्प्ट में मार्गा मिनको सक्सेसफुल होती है अपने सेकेंड विज़िट में घर के अंदर जाने को। अब वो उसको ले कर के लिविंग रूम में जाती है, उसको बिठाती है। लिविंग रूम का एक्सपीरियंस मार्गा मिनको ने शेयर किया है दैट जैसे ही वो लिविंग रूम में एंटर करती है शी गॉट हॉरिफाइड, तो बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो पूरा रूम उसके अपने चीज़ों से भरा हुआ था। उन चीज़ों को देखने के लिए वो आई थी, पर जब वो अपने आप को उन चीज़ों के बीच पाती है, जो चीज़ें बहुत ख़राब कंडीशन में इधर उधर बिखरी हुई थी उस लिविंग रूम में, तो मार्गा मिनको को अनकंफर्टेबल फील होता है लिविंग रूम में। फिर वो उसको चेयर देती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बैठने के लिए। मार्गा मिनको बैठती है, टेबल क्लॉथ देखती है, टेबल क्लॉथ पे जला हुआ निशान ढूंढती है। उसके बाद टी ऑफ़र करती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। मार्गा मिनको चाय जब बनाते हुए देखती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को, तो टी पॉट जो वाइट कलर का था उसको देख करके याद करती है कि इसके ढक्कन पे कहीं गोल्डन बॉर्डर था इस वाइट टी पॉट के ढक्कन पे। फिर वहाँ पे रखा हुआ टी टेबल पे रखा हुआ प्यूटर प्लेट देखती है और याद करती है कि बचपन में इस प्यूटर प्लेट पे रखा हुआ एप्पल उसको देखने में बहुत अच्छा लगता था। ये सब वो याद करते रहती है उस लिविंग रूम में बैठ करके, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को बोलती है कि इस रूम में जो भी चीज़ें हैं, मेरी माँ बोलती है कि वो सारी चीज़ें एंटीक हैं, स्पेशल हैं, बट मुझे इन चीज़ों में कोई स्पेशलिटी नहीं दिखाई देती। मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। तब तक वो जला हुआ निशान, बर्न मार्क टेबल क्लॉथ के एज पर वो मिल जाता है मार्गा मिनको को। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी भी थोड़े अजीब नज़रों से देखती है मार्गा मिनको को कि ये कहीं खोई हुई है। फिर मार्गा मिनको जो है वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को अपने से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट बताती है। वो इंसिडेंट में हम लोग थे पिछले क्लास में। वो बोलती है कि जब तक कोई चीज़ तुम्हारे पास होती है, जब तुम किसी चीज़ को यूज़ करने का हैबिट हो जाता है तुमको हर दिन और वो अवेलेबल होता है तुम्हारे लिए वो चीज़, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी हो जाता है। जब फिर तुम उन चीज़ों को कभी खो देती हो, तब तुमको उन चीज़ों के स्पेशल होने का मतलब पता चलता है, तब वो फिर से वो चीज़ें तुम्हारे लिए स्पेशल हो जाती हैं। और मैंने डिस्कस किया था कि कैसे यही चीज़ें जब मार्गा मिनको के घर में थी तो मिसेस डॉर्लिंग और उसकी बेटी के लिए ये चीज़ें स्पेशल हुआ करती होंगी, और मार्गा मिनको के लिए वो चीज़ें उस समय बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, वो ध्यान भी नहीं देती थी उन चीज़ों के ऊपर। और उसी से जुड़ी हुई एक इंसिडेंट, एक घटना बताती है मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को, जहाँ वो बताती है
कि एक बार उसकी माँ उससे पूछती है, हेल्प मांगती है टू पॉलिश द सिल्वर। उसकी माँ मार्गा मिन को बताती है कि मैं अपने घर पे थी, शायद मैं बोर हो रही थी या शायद मैं बीमार थी, तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सिल्वर को पॉलिश करने में। मार्गा मिनको ने अपनी माँ से सवाल किया, विच सिल्वर, कौन सा सिल्वर का बात कर रही है वो। उसकी माँ, वो अपनी माँ से सवाल पूछती कि कौन से सिल्वर के चीज़ों को पॉलिश करने में मेरी हेल्प चाहिए आपको। और ये सुन करके उसकी माँ को बहुत आश्चर्य होता है, मिसेस एस को, मार्गा मिनको की माँ को आश्चर्य होता है कि इस लड़की को इतना भी नहीं पता कि जिन चीज़ों का ये रोज़ इस्तेमाल करती है, वो स्पून्स हैं, फॉर्क्स हैं, नाइव्स हैं, मतलब जो कटलरीज थे, जिनको कटलरीज बोलते हैं, जितने भी कटलरीज थे उनके घर में, वो सारे कटलरीज सिल्वर के बने हुए थे। लेकिन मार्गा मिनको ने ये नोटिस नहीं किया था। मार्गा मिनको अपनी माँ से पूछती है कि कौन से चांदी के चीज़ों को पॉलिश करने में, क्लीन करने में मेरी हेल्प चाहिए। तो उसकी माँ सरप्राइज्ड हो जाती है दैट इट वाज द स्पून्स, फॉर्क्स, नाइव्स, ऑफ कोर्स वो सारी कटलरीज जो वो रोज़ इस्तेमाल करती थी मार्गा मिनको, वही सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई थी। लेकिन उसने कभी, मार्गा मिनको ने नोटिस नहीं किया था इस बात को कि वो सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। मार्गा मिनको बोलती है कि मुझे ये भी पता नहीं था, मेरे ध्यान में ये बात नहीं थी कि जिस कटलरी का हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते थे, जो बर्तन भी थे, जो कटलरीज थे, यूटेंसिल्स थे, वो सारे सिल्वर के बने हुए थे। उसको ध्यान तब आया जब उसकी माँ उसको बोलती है कि सिल्वर के चीज़ों को पॉलिश करने में मेरी हेल्प करो, तब उसको ध्यान आता है। उसका ये इंसिडेंट सुन करके मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का रिएक्शन क्या होता है? द गर्ल लाफ्ड अगेन। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी हंसने लगती है ये इंसिडेंट सुन करके, और वो मार्गा मिनको पे हंसती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिन चीज़ों का तुम रोज़ इस्तेमाल करती थी, तुमको ही ये बात पता नहीं था कि वो सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस बात को सुन करके मिसेस डॉर्लिंग की बेटी हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देख करके मार्गा मिनको उसको पूछती है, आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। बोलती है, मार्गा मिनको बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आ रही है, पर मैं शर्त लगा सकती हूँ, आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं मालूम होगा कि जिन चीज़ों का तुम रोज़ इस्तेमाल कर रही हो, जिन कटलरीज का तुम रोज़ यूज़ कर रही हो, वो सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं, क्या तुमको पता है? मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को पूछती है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है, व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड। वो बोलती है कि क्या, कौन सी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है, क्या जिन चीज़ों में मैं खाती हूँ, जिन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, यूटेंसिल्स, कटलरीज, क्या उन चीज़ों की बात कर रही हो? मार्गा मिनको बोलती है, वेल डू यू नो। मार्गा मिनको बोलती है, हाँ, क्या तुमको पता है कि वो चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ की बनी हुई है, क्या तुमको पता है? सी हेजिटेटेड। जब मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से पूछ देती है कि क्या तुमको पता है कि तुम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है वो किस चीज़ के बने हुए हैं, तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी भी हिचकिचाने लगती है। सी हेजिटेटेड, उसकी बेटी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी हिचकिचाने लगती है। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी भी कंफ्यूज्ड हो जाती है, हिचकिचाती है, और वो भी सोचने लगती है कि जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या वो चीज़ें सचमुच की सिल्वर की बनी हुई हैं? और वो जाती है साइड बोर्ड की तरफ। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, मतलब जो कबर्ड्स होते हैं जहाँ जिसमें यूटेंसिल्स और कटलरीज रखे जाते हैं, वो कबर्ड्स की तरफ जाती है, साइड बोर्ड की तरफ जाती है, एक ड्रॉर खोलती है, एक ड्रॉर ओपन करती है, वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और बोलती है, आई विल लुक, इट इज इन हेयर।
और बोलती है कि रुको, मार्गा मिनको को बोलती है कि रुको, मैं देखती हूँ, मैं देख करके बताती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ वो ड्रॉर में ही रखा हुआ है, तो मैं देख के बताती हूँ, श्योर होकर के बताती हूँ कि वो चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई है। मतलब मार्गा मिनको को जिस तरह से नोटिस में नहीं था, जब उसकी माँ उसको बोलती है तो मार्गा मिनको उल्टा अपने माँ से सवाल करती है कि कौन से चांदी के बर्तनों को साफ़ करना है। तो उसकी माँ को आश्चर्य होता है ये जान करके कि मेरी बेटी को इतना भी याद नहीं है कि जिन चीज़ों का यूज़ ये हर दिन कर रही है वो सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई हैं। यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, क्योंकि वो भी उन चीज़ों को यूज़ करने का हैबिचुएटेड हो चुकी है, आदत हो चुका है उसको भी, तो उसको जब मार्गा मिनको पूछ देती है कि तुमको पता है कि जो चीज़ें तुम यूज़ कर रही हो वो किस चीज़ के बने हुए हैं, तो वो भी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी भी थोड़ा हिचकिचा जाती है और वो देखने के लिए कि वो चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं, वो देखने के लिए साइड बोर्ड की तरफ जाती है, एक ड्रॉर ओपन करती है और बोलती है रुको, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, मैं अभी देख करके बताती हूँ, आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर। वो भी देखने चली जाती है ड्रॉर खोल करके साइड बोर्ड में। इसका एक्सप्लेनेशंस यहाँ दिया हुआ है, जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ देखो लास्ट में है, द गर्ल हेजिटेटेड एंड वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड ओपनड अ ड्रॉर। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है, जब उससे सवाल पूछ देती है मार्गा मिनको कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमको भी नहीं मालूम कि जिन चीज़ों का तुम यूज़ कर रही हो वो किस चीज़ के बने हुए हैं, तो वो हिचकिचाने लगती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी और जाती है, एक ड्रॉर खोलती है और बोलती है शी वुड सी इफ़ इट वॉज देयर, कि ये सारी चीज़ें यहीं इसी ड्रॉर में है, मैं अभी देख करके श्योर होकर के बताती हूँ। जब मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को ड्रॉर खोलने के लिए जाते हुए देखती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ड्रॉर खोलने लगती है उन चीज़ों को देखने के लिए कि जिन चीज़ों का यूज़ वो हर दिन कर रही है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। उसी बीच मार्गा मिनको जो चेयर पे बैठी हुई थी वो सडनली उठ जाती है चेयर से। यहाँ है टेक्स्ट बुक में लिखता है, आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। जम्प्ड अप का मतलब है सडनली शी स्टूड अप फ्रॉम द चेयर शी वॉज सिटिंग। मार्गा मिनको चेयर पे बैठी हुई थी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जैसे ही ड्रॉर खोलने के लिए जाती है तो मार्गा मिनको सडनली उठ जाती है, खड़ी हो जाती है और बोलती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, कि बातों बातों में मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा, मैं टाइम भूल गई देखना। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है और मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है, तो मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। मार्गा मिनको सडनली कुर्सी से उठ जाती है और बोलती है कि मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का हाथ अभी ड्रॉर पे ही था, वो उसको खोल ही रही थी। वो पूछती है, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। वो पूछती है कि तुम तो मेरी माँ से मिलने आई थी, तो तुम क्या मेरी माँ के आने का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। वैसे मार्गा मिनको बोलती है कि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती तुम्हारे माँ के आने का, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है और आई मस्ट गो, अगर मैं नहीं गई तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो मुझे जाना पड़ेगा। और इतना बोल करके मार्गा मिनको दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है बाहर जाने के लिए। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की जो है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, वो ड्रॉर को खुला ही छोड़ देती है और इसको बाहर तक, मार्गा मिनको को बाहर तक छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए जाना चाहती है। तो मार्गा मिनको उसको मना कर देती है, बोलती है आई कैन फाइंड माई ओन वे। मार्गा मिनको बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमको बाहर तक दिखाने का, रास्ता दिखाने का ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर तक चली जाऊंगी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं बाहर तक का रास्ता
खुद ढूंढ लूँगी, तुमको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल करके मार्गा मिनको जो है वो उस रूम से बाहर निकल जाती है और पैसेज से होते हुए उस घर से भी, मिसेस डॉलिंग के घर से बाहर चली जाती है, बाहर निकल जाती है। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जब वो उस रूम से बाहर निकलती है मार्गा मिनको और पैसेज से होते हुए, रास्ता जो था बरामदा, उससे होते हुए जब वो घर से बाहर जा रही होती है तो अपने पीछे से उसको स्पून्स और फॉर्क्स का जिंगलिंग का साउंड सुनाई देता है। मतलब मिसेस डॉलिंग की बेटी ड्रॉर खोल करके ये चेक कर रही थी, देख रही थी कि जिन कटलरीज का यूज़ वो हर दिन करती है वो कटलरीज किस चीज़ के बने हुए हैं, वो यूटेंसिल्स किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो उनके टकराने के साउंड को, सिल्वर के जो यूटेंसिल्स, जो कटलरीज बने हुए थे, उनके आपस में टकराने के साउंड को यहाँ जिंगलिंग लिखा गया है। जिंगलिंग साउंड ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, ये सुनाई देता है मार्गा मिनको को अपने पीछे से। मिसेस डॉलिंग की बेटी वो स्पून्स और फॉर्क्स निकाल करके देख रही थी, तो उनका साउंड जो है, जिंगलिंग साउंड, ये सुनाई देता है मार्गा मिनको को वाइल शी वॉज वॉकिंग थ्रू द पैसेज, जब वो पैसेज से बाहर जा रही होती है। अब वो बाहर निकल गई, उस घर से बाहर निकल गई, मिसेस डॉलिंग के घर से बाहर निकल गई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। बाहर निकल करके मार्गा मिनको उस रोड के कॉर्नर पे देखती है। वो रोड जहां से शुरू हुआ था उस जगह पे देखती है और वहां पर उस रोड का नाम लिखा हुआ था। लिखते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। वो जो रोड से वो आई थी, जिस रोड से आकर के उसको मिसेस डॉलिंग का घर मिला था, उस कॉर्नर पे रोड का नाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मार्कोनी स्ट्रीट। यही एड्रेस था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, नाम लिखा हुआ था नेम प्लेट पे, मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। और अभी अभी मार्गा मिनको हाउस नंबर 46 से बाहर निकल करके आई है और वो लिखती हैं द एड्रेस वॉज करेक्ट। और अब वो श्योर हो चुकी है कि वो एड्रेस जो इसकी माँ ने इसको दिया था, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, वो एड्रेस बिल्कुल सही था। वो उस एड्रेस पे अब विजिट भी कर चुकी है, अंदर भी जा चुकी है, अपने मदर के बिलोंगिंग्स को, अपने घर के उन कीमती चीज़ों को वो देखी भी लिविंग रूम में। पर वो सारी कीमती चीज़ें जो थीं वो इस तरह से, इस कंडीशन में उस लिविंग रूम में थीं, इधर उधर बिखरी हुई, बहुत बैड स्मेल आ रहा था, फर्नीचर बहुत अगली हो चुका था। तो वो चीज़ें इसको खुशी देने के बजाय वो चीज़ें इसको और ऑप्रेस्ड कर देती हैं। मार्गा मिनको जो है वो ऑप्रेस्ड हो जाती हैं, मतलब बोझ लगने लगता है उसको। और एक जगह वो लिखती भी हैं पीछे चैप्टर में, दैट शी वॉज सो स्केयर्ड, वो इतनी घबरा जाती है, दैट शी डिड नॉट डेयर टू लुक अराउंड हर। उसको इतना हिम्मत नहीं होता कि वो उस रूम में चारों तरफ नजरें घुमा करके देखे उन चीज़ों को, जिन चीज़ों के बीच वो खड़ी थी, जिन चीज़ों को देखने के लिए वो आई थी इतनी दूर से, उसको हिम्मत नहीं हो रहा था। अब वो बाहर आ चुकी है, बाहर देखती है कि गली का नाम लिखा हुआ है मार्कोनी स्ट्रीट, और अभी अभी जिस घर से वो बाहर निकली है, नंबर 46, द एड्रेस वॉज करेक्ट। बट अब बाहर आने के बाद मार्गा मिनको क्या डिसाइड करती है? बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लिखती है कि अब वो इस एड्रेस को और याद रखना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। वो इस एड्रेस को अब और याद रखना नहीं चाहती थी, अब वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former time instantly lose their value when severed from them
you see them again in strange surroundings. अब वो बोलती है कि अब मैं इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूं. Now I did not want to remember it. और बोलती है I would not go back there, कि अब मैं दोबारा कभी इस एड्रेस पर वापस लौट करके नहीं आऊंगी. I would not go back there, वापस लौट करके नहीं आऊंगी. क्यों वापस नहीं लौट करके आना चाहती है? उसका आंसर भी देती है बिकॉज से. क्योंकि वो चीजें, जिन चीजों से इनके पुराने दिनों के, जो मार्गा मिनको के जो ओल्ड डेज थे, जो हैप्पियर डेज थे, जो गुड टाइम्स था, जिस समय ये अपने फैमिली के साथ रहती थी, उन दिनों की यादें बसी हुई थी उन चीज़ों में, जिन चीज़ों को वो अभी देख करके आई थी. मगर वो चीज़ें इतने बुरे कंडीशन में थीं और इतने स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में थीं कि उन चीज़ों को वैसे कंडीशन में देख करके उन चीज़ों का वैल्यू मार्गा मिनको के नज़र में फिनिश हो गया. मतलब कि उन चीज़ों को जब वो देखती है वैसे जगह पर, वैसे कंडीशन में, तो उन चीज़ों की का कीमत, उन चीज़ों का जो वैल्यू था, वो अब कुछ नहीं रहा मार्गा मिनको के नज़र में. यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, दे लूज देयर वैल्यू. अब उन चीज़ों का वैल्यू जो है वो फिनिश हो चुका है. अब वो चीज़ें इसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं मार्गा मिनको के लिए. तो वो डिसाइड करती है कि दोबारा वो इस एड्रेस पर लौट करके नहीं आएंगी. एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम. एक रीजन तो एड्रेस पर वापस नहीं लौट करके आने का, एड्रेस को भूल जाने का एक कारण तो ये था कि वो सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें जो अभी तक उसके नज़र में वैल्यूएबल चीज़ें थीं, दे हैव लूज देयर वैल्यू इन हर आइज. उन चीज़ों ने अपनी कीमत, अपना वैल्यू खो दिया इसकी नज़रों में जब उन चीज़ों को इतने बुरे कंडीशन में देखती है. पहला कारण तो ये था, दैट दे लूज देयर वैल्यू. दूसरा रीज़न भी था कि अब मार्गा मिनको एक रेंटेड रूम में रहती है, छोटा सा रेंटेड रूम, स्मॉल रेंटेड रूम में रहती है, और उस रेंटेड रूम का हालत भी बहुत खराब है. लिखा हुआ है वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज. ये कंडीशन बता रहा है उस रूम का. रेंटेड रूम, स्मॉल रेंटेड रूम में अब रहती है मार्गा मिनको, और उस रूम का कंडीशन भी बहुत खराब है. प्लास्टर उखड़ा हुआ है, पेंट फेड कर चुका है, खिड़की टूटा हुआ है. और बोलती है कि एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर. और उसका जो रेंटेड रूम है उसमें जो ड्रॉर है, उसमें जो कबर्ड है जिसमें यूटेंसिल्स और कटलरीज रखे जाते हैं, वो इतना नैरो है, मतलब जगह इतना कम है वहाँ उसके रूम में, उसके कबर्ड में इतना कम जगह है, उसके ड्रॉर में इतना कम जगह है कि बस मुट्ठी भर चीज़ें उसमें रखी जा सकती हैं. और इसके पास जो इतना सारा चीज़ था, जो वो सारी चीज़ें जो मिसेस डॉर्लिंग के लिविंग रूम में अभी रखी हुई हैं, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा थीं कि उनको वो अपने घर पे, अपने रूम पर, रेंटेड रूम में और अपने नैरो ड्रॉर में रख भी नहीं सकती थी. उसके पास उतना जगह नहीं था मार्गा मिनको के पास कि वो उन चीज़ों को अपने घर में, अब अपने स्मॉल रेंटेड रूम में अब रख पाए. इतना जगह भी मार्गा मिनको के पास नहीं था. लास्ट में वो बोलती है आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस. और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मार्गा मिनको डिसाइड करती है. रिजॉल्व्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्णय लेना, दृढ़ निश्चय करना. रेजोल्यूशन वर्ड से ये वर्ड आता है, रिजॉल्व्ड. व्हाट डिड शी रिजॉल्व? शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. वो निर्णय लेती है कि वो इस एड्रेस को अब भूल जाएगी, दोबारा कभी इस एड्रेस पर नहीं आएगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट. और मार्गा मिनको खुद से बोलती है अपने आप से कि वैसे भी लाइफ में जितना कुछ इसको भूलना पड़ा था मार्गा मिनको को, उसको अपनी पूरी फैमिली भूलनी पड़ी, अपना पूरा घर
डिस्ट्रॉय हो गया था उसका, वो भूलना पड़ा। तो जब इतनी सारी चीज़ें वो भूल सकती हैं तो इस एड्रेस को भूलना उसके लिए सबसे आसान काम था। दैट वुड बी द ईजीएस्ट। उस एड्रेस को भूलना इसके लिए सबसे आसान काम था। लास्ट का लाइन याद रखना है, दैट शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। वो उस एड्रेस को भूलने का डिसीजन लेती है। कारण क्या था? 2 रीजंस बताए गए हैं क्यों भूलना चाहती है। फर्स्ट रीजन है कि अब उन सारी चीजों का वैल्यू उसके नजर में फिनिश हो चुका है। जब उन चीजों को वो इतने बुरे कंडीशन में और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में देखती है तो उसका वैल्यू, दे लूज द वैल्यू, उसका वैल्यू खो चुके हैं वो इसकी नजर में। पहला रीजन। दूसरा कि अब जिस घर में वो रहती है, छोटा सा स्मॉल रेंटेड रूम है, उस रूम में वो रहती है, वो रूम भी बहुत खराब कंडीशन में है और उस रूम में इतना स्पेस नहीं है, इतना जगह नहीं है कि वो उतने सारी चीजों को अपने रूम में, रेंटेड रूम में रख पाए। इन 2 कारणों के वजह से वो उस एड्रेस को भूल जाने का निर्णय लेती है। अंत में शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और वो बोलती है कि मुझे अभी तक लाइफ में जितना कुछ भूलना पड़ा है, ये एड्रेस भूलना उसके मुकाबले सबसे आसान काम था मार्गा मिनको के लिए। यहां पे लास्ट सेक्शन से उसके सडनली उठ करके घर से बाहर निकल जाने का रीजन पूछता है कभी कभी, कि क्या रीजन था कि वो सडनली उठ करके बाहर निकल जाती है। रीजन सिंगल नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। परहैप्स, शायद बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। पहला रीजन था कि लिविंग रूम में जब वो बैठी हुई थी तो बहुत बार वो बताई है कि दैट शी वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। बहुत बार वो बोली है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वहाँ पे। उसको अपना, मतलब कि अपना वॉइस भी उसको वहाँ स्ट्रेंज वॉइस जैसा लग रहा था। और वो चीज़ें जब वो ख़राब कंडीशन में देखती हैं तो उसका मन जो है वो वहाँ नहीं लगता है। और जैसे जैसे वो उन चीज़ों को देखती है एक एक करके, उसको पुरानी बातें याद आती हैं, उन चीज़ों से जुड़े हुए लोगों की बात याद आती है जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। और उसका एक दूसरा रीज़न जो वो बहाना था परहैप्स, या एक रीज़न हो सकता है जो वो बताती है मार्गा मिनको, मिसेस डॉलिंग की बेटी को, कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। 2 रीज़न है। एक तो ट्रेन का टाइम हो गया था, शी वॉज गेटिंग लेट, शायद इस वजह से उठ के चली गई। और बड़ा रीज़न ये है कि उसको अब वहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो अब वहाँ पे और ज़्यादा देर तक रुक नहीं पा रही थी और उन चीज़ों को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको लगातार पुराने मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज याद आ रहे थे, उन चीज़ों से जुड़े हुए, उन लोगों से जुड़े हुए। तो वो उन चीज़ों में खो जाती, घबरा जाती है और वो फाइनली बाहर निकल जाती है और रिजॉल्व करती है, डिसीजन लेती है दैट शी विल फॉरगेट द एड्रेस फॉर एवर एंड शी विल नेवर रिटर्न टू द एड्रेस। ये निश्चय करके वो उस घर से बाहर निकलती है और यहाँ पर इसका स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाता है। तो ये था हमारा स्टोरी द एड्रेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।